हेलो गाइस, वेलकम टू एचएससीबी। सो गाइस, आज का हमारा सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपके लिए 25 ऐसे पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आया हूं वाइल लाइनर के रूप में, जिसमें आपके लिए जो आप एग्जाम दोगे, जिसमें हम जो हमारे फैक्ट्स होने वाले हैं, बेसिक फैक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होंगे, एसएससी, यूपीएससी, जो भी आप एग्जाम देते हैं, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, ये जो हमारा आज का सेशन होगा, इसे आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो 25 पॉलिटी क्वेश्चन की सीरीज है गाइज ये हमारी, ठीक है। और अगर इसमें बहुत ज्यादा लाइक अगर आ गए, अगर हमने 50 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है वो आ गया, तो हम इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जितना भी आप पार्ट बोलेंगे तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो गाइज लाइक करना मत भूलिएगा। अगली बात अगर हम करें, पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Who did not face the यूनियन पार्लियामेंट, यानी कि जिसने संसद को फेस ही नहीं करा, वो क्या हुआ, प्रधानमंत्री तो बना लेकिन उसने पार्लियामेंट को फेस ही नहीं करा। जो पीएम होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हमारा एक तरीके से क्या होता है, हमारा जो बहुमत दल का नेता होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपके दो प्रकार के आपको हाउस मिलेंगे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से आपकी सरकार बनती है, राज्यसभा से आपकी सरकार नहीं बनती है। हमारे द्वारा चुने हुए जो सांसद है वो लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में ये नहीं गए। अब हुआ क्या था, 1979 की बात है, यहां पर सरकार बनाते हैं चौधरी चरण सिंह। तो ये हमारा आंसर है, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका सपोर्ट करते हैं इंदिरा गांधी बाहर से, ठीक है। अब जब ये अपना प्रूव करने जा रहे होते, मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है वहां पे, तो जब ये मेजोरिटी प्रूफ करने जा रहे थे, वैसे ही इंदिरा गांधी ने अपना बहुमत ले लिया, और वहां पे क्या हो गया, एक तरीके से उनके पास बहुमत नहीं रहा और वो फेस कर ही नहीं पाए पार्लियामेंट को। इन्होंने उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनको कहा कि आप क्या कर दीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए। इससे क्या होगा कि फ्रेश इलेक्शन होंगे, और फ्रेश इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, दोबारा से सरकार का चुनाव होगा। तो हमारा ये आंसर है चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्टोरेट फॉर पंचायत। पंचायत के लिए इलेक्टोरेट कौन होता है, पंचायत का इलेक्शन होता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, हमेशा याद रखना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप देख लिए, पंचायत में ये हो गया आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा में जितने भी मेंबर होते हैं गांव में, हर गांव में जितने भी मेंबर होते हैं वो इलेक्टोरेट होते हैं, किसके, पंचायत के। अगला, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय, ठीक है, द गवर्नर, ये फर्स्ट को काट दीजिए, ये द फर्स्ट गवर्नर भी आपको बताता हूं। फर्स्ट जो वुमेन गवर्नर है वो सरोजनी नायडू है, यूपी की बनी थी। तो द गवर्नर ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय, तो जो गवर्नर है, राज्यपाल है स्टेट का, वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है प्रेसिडेंट। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के हर राज्य में और यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, नहीं तो प्रशासक होगा, नहीं तो उपराज्यपाल होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ या फिर उसके एक तरीके से अगेंस्ट में कौन सा जो सदन है, कौन सा जो हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, वो इंपीचमेंट प्रोसेस कर सकता है। ये इंपीचमेंट प्रोसेस पता है ना, 61, ठीक है, आर्टिकल 61 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपरों में आता है, ठीक है। तो कौन सा सदन है जो प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट, महाभियोग को ला सकता है, तो संसद के दोनों में से इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को चालू करा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कानून, यानी कि एक तरीके से पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन। तो पुनरावलोकन का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा कानून सरकार बना रही है जो संवैधानिक नहीं है। हर कानून जो बनाएगा, आर्टिकल 13 में यह कहता है कि कोई भी कानून अगर आप व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, सिटीजन के लिए बना रहे हैं, तो वो संवैधानिक होना चाहिए, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई सा भी आप कानून ऐसा नहीं बना सकते हो जो कानूनी रूप से सही नहीं है, गैर कानूनी है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। इसे भारत ने कहां से लिया है, किस देश से, तो ये लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए से। चलिए अगला, हु कलेक्ट द हाउस टैक्स। हाउस टैक्स कौन से लेता है, हाउस टैक्स जो आपके घर का टैक्स होता है वो लेता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
ठीक है, ये आता है 74th अमेंडमेंट, ये भी आपका 1992। ठीक है, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट आप याद रखेंगे। 73rd से पंचायती राज, 74th से आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, पीएम, यानी कि पीएम सर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं इसके चेयरमैन। Which is the only union territory that has high court of its own? यूनियन टेरिटरी क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि कौन सा हो गया? JNK, लद्दाख, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। दमन एंड दीव है, दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर देगा 26 जनवरी 2020 को। इसीलिए ये क्या हो चुके हैं? एक ही हो चुके हैं। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 और कौन है गाइस यहाँ पे? आपने और देख पुदुचेरी, यहाँ पे हो गया गाइस पुदुचेरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान समय में। तो 8 में से एकमात्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, एकमात्र एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है इसके बाद अपना खुद का हाई कोर्ट है, दैट इज दिल्ली। यहाँ पे अगर दिल्ली नहीं लिखा है तो मैं दिल्ली लिख देता हूं, दैट इज न्यू दिल्ली और दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली आपका राइट आंसर। हु कैन इस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल? ठीक है, अंतरराज्य परिषद, क्या बोलते हैं? अंतरराज्य परिषद। तो अंतरराज्य परिषद को कौन करता है स्थापित? तो यहां पे आपका जो आंसर होगा दैट इज प्रेसिडेंट। अंतरराज्य परिषद को कौन करता है स्थापित? दैट इज प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, पहली, दैट इज मीरा कुमार। इसके बाद कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन, जो इससे पहले थी। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? भारत में तब किस गवर्नर जनरल का शासन था जब भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1772 में, जो कि ऐसी नॉर्मली कराई गई थी। तब थे हमारे लॉर्ड मायो, तो हमारे इसका आंसर हो गया लॉर्ड मायो। लेकिन आज की डेट में 10 साल के अंतराल में होती है, तो हर 10 वर्ष के अंतराल में 1881 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गाइस, ये 1872 होगा, सॉरी 1881। ठीक है, तो यहां पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, तो भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल में 1881 में क्या हो गया था? पूर्ण रूप से चालू हो गया था दैट, जब हमारे वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ये 1872 में सबसे पहली बार लॉर्ड मायो के टाइम पे भारत में जनगणना शुरू की गई थी, और 10 वर्ष के हिसाब से हर बार 1881 से स्टार्ट होती है। तो 2006 में किस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए? तो ये थी प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। इसमें उनकी शिक्षा के लिए बात करी गई। इसमें अल्पसंख्यक जो भी होते हैं, माइनॉरिटी में कौन आते हैं? मुस्लिम्स आते हैं, जैन्स आते हैं, ये सारे क्या है? माइनॉरिटीज हैं। चलिए अगला देख लीजिए। एन एडिशनल जज, जो भी एक अतिरिक्त जज होता है हमारे हाई कोर्ट में, ठीक है, ये कितने वर्ष के लिए एक हाई कोर्ट में किसी एडिशनल जज को ले आए हम, तो वो कितने वर्ष के लिए कार्य करेगा? मात्र 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला देख लीजिए। इन विच कंट्री डिड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड? PIL, PIL का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई बात जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समाज उसको चाहता है, तो उसकी तरफ से, समाज की तरफ से एक व्यक्तित्व, एक प्रतिनिधि क्या करेगा? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL डालेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका इसको हम बोलते हैं। ये कंसेप्ट सबसे पहली बार USA में ओरिजिनेट हुआ था कि समाज के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इस PIL पे विचार करेगा, और इस PIL पे विचार करने के बाद ही वो उसे क्या करेगा? लागू कर सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि NDA 2 यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब वुमेन्स भी क्या करेंगी? प्रतिभा कर सकती हैं और वो NDA जाएंगी। तो ये किसी की PIL थी कि लड़कियों को क्यों नहीं हो रहा, जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं हो रही है, तो उसके ही मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, ये होना चाहिए और अब से लड़कियां भी देंगी। तो वो कानून एक बन चुका है। देखिए, विच वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट? ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 में कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के बनने के बाद ये पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। और इस टाइम पे आपको पता है एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था, उनकी सिफारिश पर ही ये बना था। हालांकि ये उनसे पहले बन चुका था, लेकिन सिफारिश इसकी बाद में हुई थी, क्योंकि आपको पता है 56 दिन के अनशन के बाद पोटी श्री राम आलू का निधन हो चुका था, जिसके तहत तमिल बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश एक राज्य का निर्माण करना चाहते थे हैदराबाद से काटकर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। कौन सी रिट है जो इशू करता है कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? किसी व्यक्ति को अगर आपने गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया है, तो अगर उसको बचाना है उस चीज से, तो हम कौन सी रिट, कौन सा जो हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट है वो बोलता है कि इसको अभी के अभी बरी करो। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? हैबियस कॉर्पस। इस रिट के तहत आपको पता है ना 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका मैंडामस, सिटोररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और होगा हमारा हैबियस कॉर्पस। ये 5 होती है हमारी रिट। आर्टिकल 32 ये भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अगला देख लीजिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो हमारे मौलिक कर्तव्यों में कितनी है? पर्टिकुलरली 10 थी, उसके बाद एक और जोड़ी गई जिसमें बोला गया शिक्षा का अधिकार, कि हर गार्जियन को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को, जो भी उसके आसपास है, अभिभावक को ये बताया जाता है कि आप 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हमारी टोटल कितनी ड्यूटीज होगी गाइस? यहाँ पे 11 हो गई। चलिए अगला। ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। ठीक है, कोई भी क्षेत्राधिकार, कोई भी कानून है जो ये बताता है कि जो संविधान है उसके बारे में बात करता है, संविधान में ये चीज होनी चाहिए, संविधान का ये चीज गलत है, संविधान में ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान में वो गलत है, कुछ भी चीज है संविधान से, तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और सुप्रीम कोर्ट के भी क्षेत्राधिकार 3-4 होते हैं, तो उसमें कौन सा अधिकार है? तो यहां पे हो गया आपका अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। तो अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसके ऊपर बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात। इंटरप्रिटेशन का मतलब पता है ना, वाद विवाद। इस पे विवाद हो, अगर कुछ भी होता है संविधान के ऊपर, तो वो कौन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। किसके तहत? अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन के तहत। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी अदर जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस? यहाँ पे ये बोल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेट्स मिलेंगे। पहला तो आपको मिलेगा 26 जनवरी 1950, दूसरा आपको मिलेगा 28 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहां बसाया गया था? संसद के अंदर, चैम्बर हाउस में। ठीक है, उसके बाद ये होता है 28 जनवरी 1950 में इसका पहला एक तरीके से उद्घाटन समारोह हुआ था, इनॉग्रल सेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये माना था 28 जनवरी को, 2 दिन बाद हुआ था। तो आपको बहुत सी बुकों में 28 जनवरी भी इसकी स्थापना दिवस मिलता है, लेकिन इसका 26 जनवरी ही 1950 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो वहां पर चीफ जस्टिस को छोड़कर अन्य कितने जज थे? जैसे कि आज की डेट में आपको 34 मिलेंगे, जिसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे 48th चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना, और 33 जो है क्या है वो जजेस हैं। तो यहाँ पर उस समय 7 जो थे जज थे, प्लस एक था वहां पे क्या? हमारे चीफ जस्टिस। और पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाय हुम इज द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट ऑपरेटेड? जो राज्य का फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं कंटीजेंसी, कंसोलिडेटेड, तो दोनों फंड होते हैं। तो ये फंड किसके द्वारा ऑपरेट, किसके द्वारा मेंटेन करा जाता है? तो यहाँ पे आ गया आंसर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। गवर्नर चेक करता है राज्य का जो भी फंड होता है, राज्य के पास जितना भी पैसा है उन सबको कौन चेक करता है? गवर्नर देखता है। What is the source of we the people in the preamble? हमारे प्रियम्बल में ये बोला गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वर्ड जो हमने पर्टिकुलरली कहां से लिया है? क्योंकि आपको पता है लिबर्टी, सोशली और आपका जो फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हमने फ्रांस से लिया है। उसी प्रकार से वी द पीपल जो हमारे प्रियम्बल में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हमने कहां से लिया था? यूएस से लिया था। बोलो क्या बोलते हैं? वी द पीपल ऑफ यूएस, तो हमने उन्हीं से लिया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला है, अंबेडकर ने कहा था, बी आर अंबेडकर हमारे संविधान के पिता, हमारे संविधान के जनक, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष।
अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नॉर्मली रिमेन अ डेड लेटर, एक डेड लेटर है और जो तभी यूज होना चाहिए जब हमारे पास कोई भी लास्ट ऑप्शन नहीं बचा, जब हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, तब ये यूज होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि आर्टिकल 356 को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट का रूल, ये इमरजेंसी का सेक्शन है, राष्ट्रपति का शासन, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, और आर्टिकल 360 जो है हमारा दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है गाइस, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग इन पार्लियामेंट। अब ये बोलते हैं कि पहले क्या होता था कि कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य है वो जीतता था इलेक्शन, और उसे कोई और जो दल है वो पैसे देकर अपने पास बुला लेता था, यानी कि वहां पर उनकी जो क्या होती थी, बहुमत हो जाती थी। तो यहाँ पर 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा दल बदल कानून पे क्या लाया गया था? रोक लाया गया था। ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। तो ये इसके द्वारा क्या होता, एक तरीके से यहाँ पे दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया था, जिसमें अब विधायक जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी बदलता है तो उसका विधायक भी छीनी जाएगी, यानी कि वो विधायक नहीं रहेगा अगर पार्टी छोड़ दी उसने। When the vice president act as a president, whose salary does he draw? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तो उसको किसकी सैलरी मिलती है? तो उसको सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट की ही सैलरी दी जाती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट की वर्तमान में सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए है। और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? तो यहाँ पे बता दूं आपको, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती, एकमात्र एक ऐसा ऑफिशियल है जो भारत में इसकी कोई सैलरी नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है क्योंकि वो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसीलिए उसको सैलरी मिलती है 4 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये थे हमारे पहले स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, 1951 में ये गठित हुई थी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1951 में इलेक्शन खत्म हो गए थे, जीत गई थी। तो 1951 में जब कांग्रेस आई थी सत्ता में, तब आपको पता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और ये बनते हैं हमारे पहले स्पीकर। तो गाइस ये थे हमारे कुछ 25 क्वेश्चन। पसंद आया होगा तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और आप कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि आपको और दूसरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परेशानी होती है, इसमें आपको एक तरीके से वन लाइनर या फिर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।